जिसे उर्फे आम में स्याहों की जन्नत कहा जाता है। हर शख्स अपनी दुनिया में मगन और मस्त था, किसी को दूसरों की फिक्र नहीं थी। मगरिब में इस रवैया का नाम रवादारी और पुरअमन बकाए बाहमी था। मशरिक के हर खित्ते में ऐसी हरकतों को बिला अस्तस्ना बेशर्मी, बेहयाई और बदकिरदारी का नाम दिया जाता था। रिजेंट स्ट्रीट एक तरफ ट्राफाल्गर स्क्वायर और चेरिंग क्रॉस से आने वाले रास्ते से मिलती है और फिर पकार्डली सर्कस के शोहरा आफाक चौराहे की दूसरी जानिब खम खाती हुई सीधी ऑक्सफोर्ड सर्कस से जा मिलती है। इस पर हर वक्त लोगों का एक रंगारंग अज़दहाम रवान नजर आता है। मैं इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ पकार्डली सर्कस पर पहुंचा तो मेरी रिस्ट वॉच 11:30 बजा रही थी। चेरिंग क्रॉस से पकार्डली सर्कस तक दौड़ लगाने के बाद मैदे में उतरी हुई यखबस्ता बेर मौसम की खुनकी से मिलकर अपना रंग दिखाने लगी थी, जिसके नतीजे में मैं गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीने की तलब महसूस कर रहा था। मैं बूट्स स्टोर को आरजी तौर पर भूलकर मैकडॉनल्ड शॉप में घुस गया। खुली और ठंडी फिजा से रेस्तोरां की फरहत अंगेज हरारत में पहुंचते ही मुझे सरूर सा आ गया। मामूल के मुताबिक वहां भी खुद कार कैश मशीनों के सामने छोटी बड़ी कतारें लगी हुई थी। मैंने एक कतार में लगकर खूबसूरत कागजी गिलास में कॉफी खरीदी और फिर दीवार गिर तवील मेज के सामने पड़े हुए एक ऊंचे स्टूल पर जा बैठा। खाने का वक्त न होने के बावजूद वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट तकरीबन भरा हुआ था। मैं कॉफी का गिलास धीरे धीरे खाली करता रहा। इसी दौरान में मैंने सिगरेट भी सुलगा ली। यह जिक्र पहले भी कहीं आ चुका है कि जमाने में सिगरेट बल्कि तंबाकू नोशी के बारे में मगरिब में कोई मुखालिफाना मुहिम शुरू नहीं हुई थी और लोग हर तरफ कसरत से धुआं उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर गुजरी थी कि अचानक किसी ने बेतकल्लुफी से मेरी पसली में टहका दिया। मैं चौकन्ने अंदाज में पलटा तो सलीम अकबर खान का खुशी से दमकता हुआ चेहरा मेरे सामने मौजूद था। उसके हाथ में चाय का कागजी कप मौजूद था। अकेले अकेले यहाँ ऐश हो रहे हैं क्या? एल्जा को होटल ही में छोड़ आए हो? उसने मेरी तरफ झुककर बाईं आंख दबाते हुए कहा। एल्जा के लिए तुम्हारी दोस्ती नाकाफी साबित हो रही है, मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तुम्हारी जाती वो तफरीह के लिए कहीं निकल गई थी, अब कहीं ऐश कर रही होगी। मैं तो यहाँ काफी पी रहा हूँ। मैं स्टूल पर विराजमान था, आसपास कोई नशिस्त खाली नहीं थी। मैंने उसका साथ देने के लिए अखलाकन अपनी जगह छोड़ दी और हम दोनों टहलते हुए एक गोशे की तरफ बढ़ गए। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही है। मालूम होता है कि तुम्हें आज ही कि किसी परवाज पर कराची वापसी की सीट मिल गई है। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, तुम ठीक समझे? आज की तो नहीं, कल सुबह 8 बजे की परवाज पर सीट मिली है। रश के दिनों में इतनी जल्दी सीट का मिल जाना मौजूद से कम नहीं है। तुमसे मुलाकात के बाद मेरे सारे बिगड़े हुए काम तेजी से सीधे होते जा रहे हैं। गोशे में पहुंचकर उसने मुसरत अमेज लहजा में मुझे आगाह किया, कराची में दफ्तर की सील खुल गई, यहां से इतनी आसानी से वापसी की सीट मिल गई। मेरा दिल कह रहा है कि कराची पहुंचते ही मेरे मतलूबा कागजात मेरे हाथ आ जाएंगे। किसी को कानों कान भी पता नहीं चलेगा। वो अपनी किस्मत और तदबीरों पर नाज़ां था। समझ रहा था कि उसने अपनी मकारी से अपने बुरे वक्त को टाल दिया था। वो बदनसीब और खुद गर्ज शख्स भूल रहा था कि कुदरत का मकाफाती अमल का एक अपना निज़ाम है, जिसके तहत बुरों और बदकारों की मोहलत की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन आखिरी गैबी झटका उनकी गर्दनें तोड़कर इन्हें पाबंदे खाक कर देता है। क्या मकाम इबरत था कि शिकार खुशी खुशी अपने शिकारी के फैलाए हुए चाल में फंसने के लिए परतोल रहा था। जब उसे कराची में सिर्फ अंदेशे ही दहला रहे थे तो वहां से निकल भागा था, लेकिन अब उसकी कब्र तैयार हो चुकी थी तो वो जल्द अज जल्द वहां पहुंचने के लिए बेचैन था। मैंने पूरे खुलूस से दिल से उसे मुबारकबाद दी, क्योंकि उसने वही फैसला किया था जो उसे उसके मौजूद तरीन अंजाम तक पहुंचा सकता था। उसने पोलैंड से आई हुई एल्जा के साथ लंदन जैसे शहर नगारा में अपनी जिंदगी की चंद आखिरी हसीन तरीन रातें गुजार ली थी और अब कराची में उसका फैसला होना था। एयरलाइन का दफ्तर भी यहीं करीब ही है। सीट बुक कराते ही मैं उधर चला आया। सच पूछो तो आज मुझे पकार्डली में एक नई कशिश नजर आ रही है। ये पकार्डली की कशिश नहीं, तुम्हारे अंदर की खुशी है जो तुम्हें हर चीज पर छाई हुई नजर आ रही है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। अबे तुम्हारे साथ कोई अंदुनाक वाकया पेश आ जाए तो यही पकार्डली तुम्हें उजड़ी हुई और बेरौनक और बेरूप नजर आने लगेगी। ओहो, इस मुबारक मौका पर ऐसी बदफाल तुम मुंह से ना निकालो। उसने बेढंगेपन से हंसते हुए कहा, मुझे ये बताओ कि जब मैंने एल्जा को तुम्हारे हवाले किया था तो तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर सरसरी नजर डालकर कहा, आओ बाहर चलते हैं। उसने चाय का खाली कप डस्टबिन में डाल दिया। अंदर के खुशगवार माहौल से खुनक और खुली फिजा में पहुंचकर मैंने कहा, एल्जा कोई अंगूठी या रिस्ट वॉच नहीं जिसकी मलकियत को तब्दील करना तुम्हारे इख्तियार में हो। वो नर्म नाजुक जज्बों से माला माल एक जिंदा दिल लड़की है। जब तक तुम यहाँ हो उससे दोस्ती के मजे लूटते रहो।
वो अकेली रह जाएगी तो मैं देखूंगा कि वो मेरे लिए कितनी कशिशंगेज है। बाहर आते ही मैंने दानिस्ता उसे ग्रीन पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया था। मेरी कोशिश थी कि वीरा किसी इलाके में पहुंचने से पहले वो कहीं दूर निकल जाए ताकि वीरा उसकी नजरों में ना आ सके। वीरा को देखकर उसके दिल में एक मर्तबा फिर कोई शरारत पैदा हो सकती थी। कुछ दूर निकल आने के बाद उसने चौंक कर पूछा, ये तुम मुझे उल्टे रास्ते पर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ले जा रहा हूँ, मैंने हैरत से आंखें फाड़ के कहा। तुमने खुद ही इधर का रुख किया था। मेरा ख्याल था कि तुम ग्रीन पार्क के सब्जाजार में आज के लिए कोई नया शिकार तलाश करोगे। तुम ठीक कह रहे हो, वहां किसी से मिल बैठना आसान साबित होगा। अब वहीं चलते हैं। मैं चलते चलते ठिठक कर रुक गया। मैंने बहुत दूर तक तुम्हारा साथ दे लिया, अब तुम अकेले ही इस मुहिम पर जाओ। मुझे थोड़ी देर बाद पकाड़ली ट्यूब स्टेशन के बाजार में अपने रिश्तेदार से मिलना है। उसने चंद सानियों तक मेरी तरफ देखा, फिर फिजा में हाथ लहराकर बोला, ठीक है, अब शाम ही को मुलाकात होगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। उसका रुख बदस्तूर ग्रीन पार्क की तरफ था। मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि वो इंतहाई दर्जे तक मेरा गर्विदा हो चुका था और हर बार मेरे समझाए हुए रास्ते पर चलने में खुशी महसूस कर रहा था। मैं एक दीवार के साए में रुककर उसे खरामा खरामा ग्रीन पार्क की तरफ जाते हुए देखता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो लौट कर नहीं आएगा तो मैं तेज कदमों से वापस पकाड़ली की तरफ हो लिया। इस वक्त दोपहर के 12 बजने में चंद ही मिनट बाकी रह गए थे। पकाड़ली सर्कस पर बोर्ड से स्टोर के बाहर वीरा पहले से मौजूद थी। लंदन में ट्यूब स्टेशनों से लेकर शहर के मरकजी बाजारों तक में जा बजा ऐसे मुस्तरिब लोग नजर आते हैं जो मुकर्रर वक्त है और मकाम पर अपने किसी दोस्त या मुलाकाती का इंतजार कर रहे होते हैं और कभी किसी की इस्तज़ा या निगाहों का निशाना नहीं बनते। वीरा अपनी जगह खड़ी उकाबी नजरों से कुर्बो चवार का जायजा ले रही थी। उसने दूर से मुझे अपनी तरफ आते देख लिया और अपनी जगह छोड़कर तीर की तरह सीधी मेरी तरफ चली आई। कहावत है कि जब तुम रूम में हो तो वही सब करो जो रोमन करते हैं। इस वक्त वो कराची के बजाय लंदन के एक रवायती और रोमानवी इलाके में मौजूद थी। उसने वही किया जो मकामी लड़कियां वालियाना जज्बात से मगलूब होकर करती हैं। मुझे वीरा से इस बदतमीजी की तवक्का नहीं थी, इसलिए मैं बेखबरी में उसका शिकार हो गया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे दाहिने बाजू से यूं लिपट गई जैसे मुझसे मुद्दतों से बिछड़ी हुई हो। मैंने चिल्लाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की ताकि अपने रुखसारों से वीरा की जसारत के दाग मिटा सकूं, मगर वो जोंक की तरह मेरे बाजू से लिपटी रही। अहमक ना बनो, वो मुझे एक तरफ तकरीबन खींचती हुई मनमनाई, खामोशी से किसी सुकून की जगह की तरफ चलो। मुझसे ये तवक्का न रखना कि मैं तुम्हारे साथ बोट्स की भीड़ भाड़ में मारी मारी फिरूंगी। अपनी तसल्ली के लिए ये भी सुन दो कि मैं दाग न लगाने वाली लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारे लगाए हुए दूसरे दाग इतने काफ़ी हैं कि लिपस्टिक का हल्का सा एक आध दाग इनमें अपनी शनाख्त तक खो बैठेगा। मैंने तंजिया कहा। वो किलकारी मार कर हंस पड़ी। आसपास से गुजरते हुए चंद राहगीरों ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। मैं शर्मसार हो गया, मगर उससे पहले ही देखने वाले मुआजरत खाना अंदाज में सर झुकाकर आगे उलिए, क्योंकि सिर जमीन पर दूसरों की इनफरादी आज़ादियों में मुखल होने का कोई दस्तूर नहीं था। सिर्फ एक रात अलग रहकर तुमने शायरी शुरू कर दी। हंसी थमने के बाद वीरा कह रही थी, शायरी करने वालों को ये शहर रास नहीं आता। यहाँ हर एक पाउंड की जुबान बोलता और समझता है, बिजनेस या नो बिजनेस, इसके सिवा तीसरी बात नहीं होती। अचानक मुझे पिछली शाम चेरिंग क्रास पर मिलने वाली शीरी रेंडल याद आ गई। वो भी इस वक्त बिजनेस की तलाश में भटकती फिर रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो सलूक किया वो वीरा का बयान किए वो मायार से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरी सर्द महरी और कज खलकी की वजह से उसने अपने मुआवजे के तयशुदा 5 पाउंड भी मेरे बर्बाद किए हुए वक्त के तौर पर मेरे पास छोड़ दिए थे। और ट्यूब में चलते हैं। मैंने उसकी भटकी हुई ज़हनी रूह को राह पर लाने के लिए अचानक तजवीज़ पेश की। इस वक्त ट्यूब खाली होगी, कहाँ जाने का इरादा है? उसने मेरा बाजू छोड़कर तेजी से पूछा। अपनी तरकीब की कामयाबी पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बोला, कहीं भी नहीं, बस ट्रेवल कार्ड लेकर किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। खाली डिब्बों में हमें बातें करने का मौका मिल जाएगा। तजवीज़ महफूज और कम खर्च है। उसने मेरी तायद की और हम एक करीबी ज़मीन दोस्त रास्ते में घुस गए जो अंदर ही अंदर हमें किसी भी मुल्हिका सड़क के किनारे या ज़ेर ज़मीन ट्यूब स्टेशन तक पहुंचा सकता था। पुकारली ट्यूब स्टेशन के टिकट घर से पहले वाक़ई ज़मीन दोस्त बाजार की भरी पूरी दुकानें पुरशौक सियाहों वगैरह की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। लंदन में भीख मांगना कानून जुर्म है, मगर वहाँ भीख मंगों की एक पुरानी रवायत चली आ रही है। आम गुजरगाहों के किनारे कोई भी अपना हैट उलट कर नीचे रख देता है और फिर दीवार से टिक कर गिटार पर अपनी पसंदीदा धुन भोंडे अंदाज में बजाने की कोशिश करता रहता है। गिटार के तारों से निकलने वाले बेसुरे सुर दे माई बाबा अल्लाह के नाम पे के मुतरादिफ होते हैं। बहुत से रहमदिल रागीर इस हैट में सिक्के और बाज़-ओ-क़ात नोट तक डालते रहते हैं। कभी कभी ड्यूटी पर मामूर सिपाही भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और इस कारोबार में मुदाखलत नहीं करते। बाइबल के इब्तदाई वर्ग के सहारे अपने खरीदारों तक रसाई की कोशिश
करने वाली सैंडी की तरह शहर के ये भिखारी भी कानून से बचकर काम करते थे। वो मौसीकी नवाज थे, एक किनारे से बैठकर लोगों को अपने फन से माजूज करते थे। बिन मांगे कोई अपनी खुशी से इनाम दे देता था तो वो उसे कैसे रोक सकते थे। यह दीगर बात थी कि अपने मुसलसल प्रोग्राम के दौरान में आसपास किसी बोबी को मौजूद न पाकर ये फनकार बुलंद आवाज में चैरिटी की आवाजें लगाकर लोगों को अपने असल मकसद से आगाह करते रहते थे। हम दोनों ने टिकट घर की एक खाली खिड़की पर रकम देकर ट्रेवल कार्ड खरीदे। दाखिले के रास्ते पर बारी बारी अपने कार्ड्स आईनी स्लॉट में डाले। कार्ड खुद ब खुद अंदर गायब होकर दूसरे सिरे से बरामद हुआ। किसी नादीदा आंख ने कार्ड की तारीख वगैरह की तस्दीक की और रुकावट हट गई। एक फर्द के गुजरते रास्ता फिर मसदूद हो गया। दूसरे आदमी का कार आमद कार्ड मशीन से गुजरेगा तो दोबारा रास्ता बनेगा। टिकट और ट्रैवल कार्ड की पड़ताल करने वाली ये सादा मशीन हैरतनाक है। इनमें पुरानी तारीख वाला कोई नाकारा टिकट या कार्ड डाला जाए तो मशीन इसे सूंघ कर बाहर फेंक देती है। रुकावट अपनी जगह से जुम्बुश भी नहीं करती। लुत्फ की बात यह है कि स्टेशनों से खरीदे हुए कार्ड्स पर मशीनों से तारीख डाली जाती है। बाहर से खरीदे जाने वाले कार्ड्स पर हाथ से यह इंदराज किया जाता है, मगर मशीन हर इंदराज को बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ लेती है। अगर किसी नक्स की वजह से कोई मशीन किसी के जायज कार्ड पर भी रास्ता ना दे तो लंदन ट्रांसपोर्ट का कोई एहलकार फौरन उसकी मदद को आता है। बेशतर मरकजी या स्टेशनों पर दाखिले और अखराज के रास्तों पर यही तरीकाकार है। मुसाफात में चेकर काम करते हैं क्योंकि वहां मुसाफिरों का दबाव बहुत कम होता है। इन तमाशों से गुजरकर हम नीचे पकौड़ली लाइन के प्लेटफार्म पर पहुंचे। वहां थोड़े बहुत फारिग और बेफिक्र सियाद नजर आ रहे थे। कारोबार और मुलाजमतों पर जाने वाले लाखों शहरियों के रेले घंटों पहले इन रास्तों को रौंद कर गुजर चुके थे। पकौड़ली लाइन के जरिए मैं पहले भी हेथरो का चक्कर लगा चुका था। इस बार मैंने हेथरो के बजाय मुखालिफ समत में काक फोस्टर्स की तरफ जाने वाली ट्यूब का इंतखाब किया। हेथरो से आने वाली ट्यूब सामान से लदे पंदे मुसाफिरों से तकरीबन खाली हो गई, क्योंकि यहां से बाहर निकले बगैर बैकरलो लाइन के जरिए शहर के अहम तरीन हिस्सों में पहुंचा जा सकता था। हम दोनों को डिब्बे के आखिरी सिरे पर एक ऐसा गोशा या आफियत मिल गया जहां आखिर तक किसी की मुदाखलत का इम्कान नहीं था। हम बेफिक्री से खुलकर बातें कर सकते थे। तुमसे एक गलती हुई है, वीरा ने बैठते मुस्कुरा कर कहा। तुमने सिर्फ 2 जून वाले ट्रेवल कार्ड लिए हैं, जबकि इस ट्यूब का आखिरी स्टेशन 5वें जून में है। वहां हम दोनों धर लिए जाएंगे। स्याहों को हर जगह लाइल्मी और बेखबरी का साया मुयस्सर रहता है। मैंने खुद इस बात पर गौर नहीं किया था। हमको इसी वक्त पकड़ा जाएगा जब हम काक फोस्टर्स पर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? वीरा ने मुझे घूरते हुए पूछा। बाहर निकले बगैर वापसी की ट्रेन से फिर इसी तरफ लौट आएंगे, यानी हम चूहों की तरह घंटों इन ही सुरंगों में इधर उधर सफर करते रहेंगे। जरूरी नहीं, दिल घबराया तो सेंट्रल लंदन में कहीं भी उतर जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम ट्रैवल कार्ड को पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके हो। पूरी तरह कहा? पूरी तरह तो उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम सुर्ख डबल डेकर बसों में भी घूमेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा। ट्रैवल कार्ड का फायदा यही है कि किराया मुकर्रा और सफर लामहदूद है। डिब्बे के इस हिस्से में इन दिनों तबाकुनोशी की इजाजत हुआ करती थी। प्लेटफार्मों पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये बात का किस्सा है कि किंग्स क्रॉस के अजीम उशान ज़ेरे ज़मीन स्टेशन में बेपरवाही से फेंकी गई किसी सुलगती हुई सिगरेट से ऐसी होलनाक आग भड़की कि जरा सी देर में 60 से ज्यादा इंसान लुकमा अजल बन गए। इस वाक़े के बाद से ट्यूब स्टेशनों की हदूद और ट्रेनों में तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। वीरा ने अपने लिए सिगरेट सुलगाई तो मैंने भी उसकी तकलीद की। हम लोग ट्रैवल कार्ड के फवायद पर इस तरह मुज़ाकरा कर रहे हैं जैसे लंदन ट्रांसपोर्ट वालों ने इनकी फरोख्त का ठेका हमें दे दिया हो। क्या तुम दूसरे अहम तर मसाइल को बिल्कुल भूले हुए हो? मसाइल से अफरार की कोशिशों को भूलने का नाम नहीं दिया जा सकता। जो होना था वो हो गया। अब हमें तन बतकदीर होकर हालात का मुकाबला करना है। तुम एक ऐसे जलील होटल में जा फंसे हो जहां फोन सुनने के लिए काउंटर पर आना पड़ता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि तुम्हारे कमरे में टेलीविजन भी नहीं होगा। कॉमन रूम में टेलीविजन है, मैंने उसी पर खबरें देखी थी। मैं चैनल बदल बदल कर तबसरे सुनती रही हूँ। ये हौसला अफजा बात है कि अभी तक दोनों ड्राइवरों में से कोई सामने नहीं आया। इनके बारे में मुसलसल तरगीबी ऐलानात की जा रहे हैं। इनमें से किसी को सामने आना होता तो अब तक मंजर आम पर आ चुका होता। बाज लोग बहुत देर से फैसला करते हैं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। बस एक आध रोज खैरियत से गुजर जाए तो हम यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे। इसके बाद पुलिस हमारी गर्द भी नहीं पा सकेगी। यहाँ और बर्मिंघम में 24 घंटे सनराइज के नाम से उर्दू रेडियो सर्विस चलती है, जो टोटिंग ब्रॉडवे, वेमनले, साउथ हॉल और वाइट चैपल वगैरह के इलाकों में कसरत से सुना जाता है। इन लोगों ने इस दोहरे कत्ल को सीक्रेट एजेंसियों के किसी तसादुम का शाखसाना करार दिया है। वीरा के इस इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया।
इन्होंने इसका कोई ना कोई जवाब भी पेश किया होगा। गीता अपने हाई कमीशन के ट्रेड सेक्शन से वाबस्ता थी। इसके बावजूद राखी एजेंट थी। जेम्स पंडित इसका मुखबर और हरकारा था। वारदात जिस पेशावराना महारत और सफाई से की गई है, इससे जाहिर होता है कि यह किसी तसादुम की इब्तिदा थी। अब ऐसी ही कुछ इंतकामी वारदातें भी हो सकती हैं। सनराइज रेडियो उर्दू और हिंदी बोलने वालों से अपील कर रहा है कि वो अपने मेहमानों और अजनबियों पर गहरी नजर रखें, वरना ऐसी किसी और वारदात के नतीजे में वो सब बदनाम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो अंदर की खबरें भी निकाल लाए हैं। मैंने धीरे से कहा, अब देखना होगा कि बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल की आमद पर क्या होता है। हमें बद्री से रब्ता करने में एहतियात से काम लेना होगा। अव्वल खान का ख्याल है कि निक मोडले को इस पर शुबा हो चुका है और लंदन में इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। वीरा चौक पड़ी, इसके पास मास्टर राब्ता होटल का नंबर भी है, लेकिन वो तुम्हारे मौजूदा नाम से बेखबर है। हो तो तुम ये नहीं सोच रहे कि वो बौखला कर तुम्हारे सुराग लगाने के लिए होटल की तरफ दौड़ लगा देगा और उसकी निगरानी करने वाले मास्टर राब्ता होटल तक पहुंच जाएंगे। अब तुम्हारी अकल सही काम कर रही है। मेरे ज़हन में ये अंदेशा पहले से कलबला रहा था, इसीलिए तुम वहां से भागे हो। उसने तहय्युर ज़दा आवाज में पूछा। गीता के किस्से के साथ बद्रीनाथ भी मेरे सर पर सवार था। मैंने एतराफ किया। और तुम मुझे अब बता रहे हो इस चूहेदान में मेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, वो तुम्हें नहीं पहचानते। होटल में तुम वीरा नहीं मिसेस रोजी बर्ड हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी आमद एक पाकिस्तानी की हैसियत से हुई है। तुम बिला वजह फिक्रमंद हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंट अपनी सरजमीन पर आदमखोर शेर से ज्यादा खूनखार और खतरनाक होता है, लेकिन अजनबी सरजमीन पर वो फूंक फूंक कर कदम उठाने वाला लड़ाका होता है। इन लोगों को होटल के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। मुझे तसादुम से डर नहीं लगता, लेकिन अब मास्टर राब्ता होटल पर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई भी हो सकती है। मैं मुकाबला किए बगैर मर जाने पर वहां से फरार को तरजीह दूंगी। भूल जाओ, मैंने तहकीर हमें लहजा में कहा। यह नई दिल्ली नहीं लंदन है। यहाँ वो भूल कर भी ऐसी किसी कार्रवाई की हमाकत नहीं करेंगे। जब तुम यहाँ एक दोगले मकामी को मार सकते हो तो इन्हें कौन रोक लेगा? मैंने झील में पहला पत्थर फेंका था। अब हर तरफ शकूक व शुबहात की लहरें ही लहरें हैं। जब सनराइज रेडियो वाले अंदर की खबरें ला सकते हैं तो लंदन पुलिस मुतवक्का इम्कानात से गाफिल नहीं रहेगी। हो सकता है कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी खामोशी से मैदान में उतर आए हो। वो इंडियन हाई कमीशन के एक एक आदमी पर कड़ी नजर रखेंगे। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, वो पुरख्याल आवाज में बोली। हर मुल्क सफारती अमले के भेस में अपने कुछ न कुछ खुफिया एजेंट जरूर रखता है। ये बात अब एक खुला राज है। मकामी हुकाम इंडियन एजेंसियों को किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई का मौका नहीं देंगे। ये इस वक्त की बातें हैं। वो दोनों यहाँ आ जाएं, इस वक्त कोई सही नक्शा सामने आएगा। मैंने रसल स्क्वायर के स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन से बाहर देखते हुए जवाब दिया। रसल स्क्वायर पर पूरे डिब्बे में हमारे सिवा सिर्फ 2 मुसाफिर बाकी रह गए। ट्रेन आगे चल पड़ी। ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान कब लौट रहा है? वीरा ने पूछा। किसकी बात कर रही हो? मैंने बेध्यानी में सवाल किया। वही जो कराची से यहाँ तक तुम्हारा हमसफर था। उसने एक आंख दबा कर कहा। वो कल सुबह सवेरे निकल जाएगा, 8 बजे उसकी फ्लाइट है। इससे तुम्हें क्या लेना है? वो दफा हो तो मैं भी मास्टर राब्ता होटल से रॉयल होटल में आ जाऊंगी। क्यों? इस जलील होटल में आकर क्या करोगी? मैंने उसकी कही हुई बात दोहराई। वहां कमरे तंग और बाथरूम मुश्तरका हैं, जहां औरतें कुर्सी पर बैठकर पसंदीदा सुर गुनगुनाती हैं। ऐसे घटिया होटल में रहना मेरे बस से बाहर है। वीरा ने तन कर कहा। तुम भूल गई कि हम अफगानिस्तान के नीम वैश्विक कबाइल की कैद में चिंगारा वैली में भी रह चुके हैं, जहां सरदार पाइंदा गुल के झोंपड़े हमारा मस्कन थे। मैंने उसे याद दिलाया, मगर उसने मेरी बात काट दी। ताज़ा केक मुयस्सर हो तो कोई अहमक भी भूसी टुकड़ों पर हाथ नहीं डालता। फिर तो मास्टर राब्ता होटल ही में रहो। मेरे लिए वो हर वक्त एक मुतबादल ठिकाना साबित होगा। आज की रात मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है। कल इस बारे में गौर करूंगी। मैं तुम्हें कहाँ लटकाए फिरूंगा? आज का दिन वैसे भी बहुत अहम है। मुझे मालूम है कि बद्री शाम को आ रहा है। इससे एक मरतबा फिर मेरी बात काट दी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उससे मिल बैठने की कौन सी राह तलाश करते हो। तुम्हारी मौजूदगी में मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तुम एशियाई मर्द और मगरबी औरत पर मुश्तमिल मुश्तबा जोड़े वाली बात भूल रही हो। ज्यादा देर हम दोनों का एक साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। यह खतरा इसी वक्त पैदा होगा जब कोई टैक्सी ड्राइवर, बल्कि मेरा डरपोक टैक्सी ड्राइवर, पुलिस के सामने आएगा। इसके सिवा पूरे लंदन में किसी को इल्म नहीं कि मैं पंडित का पीछा कर रही थी। तो महज मुझे जिच करने के लिए यह खतरा मोल लेने पर तुली हुई हो तो ठीक है, फिर यूं ही सी। पहले से कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा। ट्रेन किंग्स क्रॉस स्टेशन पर रुक गई। वो लंदन का एक बड़ा और मारूफ जंक्शन था, मगर इसकी असल रौनक का अंदाजा ब्रिटिश रेल के खुले प्लेटफार्म ही से किया जा सकता था। गहरी जमीन 2 सुरंगों में बने हुए ट्यूब स्टेशन के सारे प्लेटफार्म कमोबेश यकसा ही नजर आते थे। वहां से हमारे डिब्बे में कदर रौनक हो गई। महज एक बूढ़ी औरत तंबाकूनोशी के आर्जे की वजह से हमारी तरफ आई, वरना बकिया मुसाफिर अगले हिस्से में फैल गए थे।
हम दोनों इन्हीं मौजुआत में उलझे रहे। वीरा की जिद और चिड़चिड़ेपन की वजह मेरे लिए काबिल फहम थी। वो हमेशा से महफिल आराई की शौकीन और भीड़ भाड़ में घिरी रहने की आदत थी। अपनों से मुखासमत मोल लेने के बाद वो अपने टोले से टूटी तो हमारे साथ आ टकराई। इस मुख्तसर सी टुकड़ी में उसकी इब्तदाई और बेशतर दिलचस्पी मेरी जात तक महदूद थी, मगर वो रफ्ता रफ्ता दूसरों से भी यूं घुल मिल गई कि उसे कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं हो सका था। कराची से रवानगी के बाद जब तक उसे मेरा साथ मुयस्सर रहा वो बहली रही, लेकिन मेरे अलग होते ही उसकी तबीयत में उकताहट के साथ चिड़चिड़ापन ओत कर आया। इस उकताहट का एक सबब यह भी था कि वो सख्त वहमी और शक्की तबीयत के मालिक थी। ये बात उसके ज़हन के किसी गोशे में जम कर रह गई थी कि गीता के फ्लैट में कुछ ऐसे वाकयात भी रूनमा हुए थे जिनसे वो बेखबर थी।